सबसे बड़ी तंजीम है हिंदुओं की देश के, 15 करोड़ कार्यकर्ता हैं उसके, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि देश का मुसलमान जो है वो शांति प्रिय है, हम देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारा डीएनए एक है। बैठ के बात करने की, लेकिन हर वक्त बयान इस तरीके का आता है, मुसलमान को काटो, मुसलमान को मारो, मुसलमान के खिलाफ ही बयान आता है, तो मुसलमान कहाँ बैठेगा उसमें? मोहन भागवत जी जो आरएसएस के चीफ हैं, वो सबसे बड़ी तंजीम है हिंदुओं की देश के, 15 करोड़ कार्यकर्ता हैं उसके, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि देश का मुसलमान जो है वो शांति प्रिय है, हम देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारा डीएनए एक है, हम देश को एक रखना चाहते हैं। इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनका बार बार बयान ये आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बार बार ये कहा है 135 करोड़ लोग हम एक हैं और राष्ट्रीय एकता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। छोटे मोटे लोग जो अपने इलाकों के अंदर चुनावी परिस्थितियों की वजह से, काम न करने की वजह से, अवाम से जो उनकी पोजीशन ख़राब हो जाती है, देश के लोगों को बहकाने की वजह से उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक तरफ ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, एक तरफ मुसलमानों में ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग भी हैं जो देश के मुसलमानों को भड़काते हैं और बहकाते हैं और निशाने पे लाते हैं। मदनी मतलब महमूद मदनी और अरशद मदनी जैसे लोग देश के मुसलमानों को भड़काते हैं और बहकाते हैं, हर आंदोलन के अंदर देश के खिलाफ खड़ा करते हैं। इसी वजह से देश का मुसलमान समझता है कि उलमा इकराम बहका रहे हैं, उलमा इकराम उनको आगे ला रहे हैं। हकीकत यह है, देश के आम मुसलमान को वो सड़क पर लाकर अपने चरपाई के नीचे घुस जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जब गोली चलती है, जब देश में कोई दंगा फसाद होता है, तो देश का आम मुसलमान मारा जाता है। बात बताइए आप, ये एक बहुत अहम सवाल है कि चलो मुसलमान पूरे एक होकर बीजेपी को साथ देंगे, आपको लगता है कि मुसलमान पर बीजेपी भरोसा करेगी? बीजेपी भरोसा करती है, मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी में आएँ। मैं ये नहीं कहता कि सब मुसलमान आ जाएंगे, आना चाहिए, पहले देखना चाहिए, परखना चाहिए, बीजेपी को समझें, आरएसएस को समझें। और इस्लाम यही कहता है कि किसी भी बात को सुनी बात पर अमल ना करें, बल्कि पहले खुद समझें, देखें और यकीन करने के बाद में उसमें शामिल हों। बीजेपी के लिए नहीं है, मैंने देश के मुसलमानों के लिए। एक तरफ हमारी कोशिश ये है, देश का मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी देश के मुसलमानों को समझाने की है, देश के मुसलमानों को सही राह पे लाने की है, देश के मुसलमानों को फालतू में सी आंदोलन के अंदर जो खड़े हुए थे उनको रोकने की है, देश के मुसलमानों को धर्म प्रदर्शन जो इस्लाम का तरीका नहीं है, इस्लाम ने हिंसा कहीं नहीं सिखाई, उस हिंसा से रोकने की है। उस पर हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विशाल पार्टी है, जिसकी सरकार भी है, 20 स्टेटों के अंदर आज उसकी सरकार है और देश का मुसलमान वहाँ बराबर के फ़ायदे उठा रहा है। और जमात उलमा हिंद की बड़ी मेहनत है कि आसाम हो, कश्मीर हो, केरला हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र, जमात उलमा हिंद की मेहनत से वहाँ के मुसलमानों को सरकार की स्कीमें ही मिल रही हैं और सरकार का ऐसा कुर्बत बढ़ रही है। सर, जमात उल इस्लामी हिंद और जमीयत उल इस्लामी हिंद, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जमात उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद में फ़र्क ये है कि जमीयत उलमा हिंद चाहे वो मदनी ग्रुप हो, चाहे वो महमूद मदनी ग्रुप हो, अरशद मदनी ग्रुप हो, इन पर एक ख़ानदान का, एक फैमिली का नियंत्रण है। बाप सदर, बेटा जनरल सेक्रेटरी, दूसरी जमीयत का सदर उनके चचा, उनका भतीजा, उनका साला जनरल सेक्रेटरी, छोटा भाई जो है खजांची। एक ख़ानदान के अंदर वो कॉम्बो होकर रह गई है। देश का मुसलमान नारेबाजी करने के लिए है। आपके यहाँ बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर तमाम मुसलमानों को, यहाँ के उलमा को नज़रअंदाज करके एक बिहार के मौलवी को लाके अध्यक्ष बनाया गया है ताकि बेंगलोर वालों की गर्दन पकड़ के बैठे वो और इनसे उगाई करके बेंगलोर के मालदार लोगों से पैसा लेकर कभी दंगे के नाम पर, कभी फसाद के नाम पर, कभी ज़लज़ले के नाम पर, कभी सैलाब के नाम पर, कभी मुस्लिम बच्चियों के धर्मांतरण के नाम पर इनको दे। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बेंगलोर के किसी आलिम को आगे किया जाएगा तो वो सबसे पहले मफाद अपने इलाके का देखेगा। वो देखेगा कि मेरे इलाके के अंदर तालीमी काम हो रहा है या नहीं, मेरे इलाके के अंदर जो है रोज़गार का काम हो रहा है नहीं। इसलिए बाहर के लोगों को लाकर महाराष्ट्र के अंदर बिठाते हैं, बाहर के लोगों को लाकर पुणे में बिठाते हैं, बाहर के लोगों को लाकर हैदराबाद में बिठाते हैं। हर बड़े मालदा शहर के अंदर यूपी और बिहार से लोगों को लाकर ये बाकायदा तौर पर प्लांट करते हैं और यहाँ की मोटी कमाई को, यहाँ के अवाम के मोटे पैसे को अपने लिए ले जाते हैं। सारा खेल उगाई और कमाई का है। देश के मुसलमानों को समझना होगा कि वो तंजीमें जिन पर ख़ानदानी इजारादारी है, जिन पर ख़ानदानों का कब्ज़ा है, उन्हें छोड़कर आगे आना होगा। क्योंकि देश का नौजवान अगर इन्हीं के चक्करों में फंसा रहा तो आने वाला कल गुजरे कल से ख़तरनाक होगा। तफरीक नहीं है, तफरीक नहीं है, तफरीक नहीं है।
तो ये है कि जब यहाँ वो जो कन्नड़ यहाँ पर लोग बोलते हैं 80% 90% आबादी उलमा की आवाम की कन्नड़ बोलने वाली है। 80% लोग यहाँ के जो है मिजाज को के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जो यहाँ की ज़बान नहीं जानते, जो यहाँ की तहजीब नहीं जानते, जो यहाँ कल्चर नहीं जानते, उनको आप क्यों जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं? बेंगलोर का आदमी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं बन सकता, जाकर कश्मीर के अंदर जाएगा, रहेगा, कमाएगा, सारे काम करेगा। ये जो उगाई खेल है, उगाई का खेल ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक कि यहाँ का नौजवान नहीं जागेगा। मेरी यहाँ के उलमा से अपील है, ऐसे लोगों से होशियार रहें जो आप लोगों की, आपके इलाके के लोगों की मोटी कमाइयों को इकट्ठा करके किसी के लिए काम कर रहे हैं और लगातार उन तक पहुँचा रहे हैं, कभी दंगे के नाम पर, फसाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, सैलाब के नाम पर। क्या कर्नाटक के अंदर मुसलमान की एक यूनिवर्सिटी है बीजेपी की तरफ? बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जो सरकार की स्कीमें थी उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को पहुंचा, क्योंकि तमाम स्कीमें गरीबों के लिए हैं। देश का मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है और तमाम स्कीमें इंसाफ के साथ, बगैर रिश्वत के साथ लोगों तक पहुंची। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर जगह चाहे एजुकेशन की स्कीम हो, हेल्थ की स्कीम हो या तालीम की स्कीमें हो, सारी पहुँची हैं। और मुसलमान को चाहिए कि वो सरकार के साथ सहयोग करे, खड़ा हो और सरकार से मांगे, ताकि जो है उन इलाकों की ज़रूरतों को बताए, पहुँचाए, ताकि और जो काम नहीं हो सके वो काम भी हो सके। आप जो कह रहे हैं मुसलमानों को सारी सुविधाएं पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर जो 4% की जो रिजर्वेशन है उसी को हटाने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई रिजर्वेशन हटाया नहीं जाएगा। ये सब जो है फर्जी बातें हैं। एक हफ्ते पहले लोग कह रहे थे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन जो चेयरमैन बनाया जा रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था कि नहीं बनाया जाएगा। कल अजीम अहमद जो दोबारा बन गए चेयरमैन, इसलिए फर्जी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो गली मोहल्ले की चंडू खाने की खबरें हैं। ऐसी चंडू खाने की खबरों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए।